वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पाठ को पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ये बेटा आपका धनराज पिल्ले, ये तो धनराज पिल्ले का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। ये हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये जो पाठ है ये एक भेंट वार्ता पाठ है। भेंट वार्ता का मतलब कि ये इसमें विनीता पांडे जो हैं वो एक रिपोर्टर हैं जो कि इनका धनराज पिल्ले का इंटरव्यू ले रही हैं और वह अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो इस पाठ का नाम जो रखा है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, वो इसी लिए रखा गया है कि धनराज पिल्ले जो हैं वो बता रहे हैं कि उनकी लाइफ के अंदर उनके जीवन में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल रही कि जिसके कारण वो तुनक मिजाज का मतलब होता है कि वो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे। तो आइए अब इस पाठ को विनीता पांडे द्वारा लिखे गए इस पाठ को हम ध्यान से जानते हैं। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं हम। संघर्ष के कारण मैं तुनक में, ये जो है धनराज पिल्ले जो हैं वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू है ये। इसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। धनराज पिल्ले का बचपन खिड़की पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था और अब वे मुंबई के हिरंदाजी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। यानी कि उनके बचपन के बारे में यह बताया गया है कि धनराज पिल्ले जो थे ना वो बचपन में पुणे जो शहर था उसकी तंग गलियों में रहते थे और उनका जो बचपन था वो बहुत ही कठिनाइयों में बीता, क्योंकि पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियां उनके सामने बहुत ज़्यादा आई और उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, ठीक है, और अधिक पढ़ाई वो कर नहीं सके। उन्होंने केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करी थी और इस स्वभाव से इसीलिए ये तुनक मिजाज थे। तुनक मतलब इरिटेटिंग टाइप में हो गए थे ये। और फिर बाद में उन्होंने कहाँ पे मुंबई के एक हिरंदाजी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया एक फ्लैट था, उसमें वो रहने लग गए थे। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार जो था वो बहुत ही गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, यानी धनराज के जो दोनों बड़े भाई थे वो भी हॉकी खेला करते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहता था परंतु उसके पास हॉकी और स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। यानी यहाँ पे ये दर्शाया गया कि वो इतने ज़्यादा गरीब थे कि उनके पास अपनी हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे और वे अपने बड़े भाई जो थे जो खेलते थे उन्हीं की हॉकी स्टिक से वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलता था। जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में चुनाव हुआ तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी, जो कि धनराज के लिए बहुत ही अमूल्य स्टिक बन गई क्योंकि वह उसकी अपनी थी। अब वैसे तो वो अपने बच्चों से उधार मांग कर स्टिक लेते थे और खेलते थे, लेकिन जब उनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में सिलेक्शन हो गया और वो वहाँ पे सिलेक्ट हो गए तब उन्होंने अपनी स्टिक जो थी वो धनराज पिल्ले को दे दी। और जो धनराज के लिए यह जो स्टिक थी ना ये बहुत ज़्यादा मायने रखती थी क्योंकि अब उनकी ये अपनी स्टिक थी। धनराज जब 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे तो इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर हॉकी राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था। उसके बाद सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और उनके बड़े भाई ने मुंबई लोग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी दोनों ने। उसके बाद 1988 में ओलंपिक के लिए चुने जाने की आशा थी इनको,
परंतु 57 मतलब 57 खिलाड़ियों की सूची में इनका नाम नहीं था। अब इनको 1988 में क्या हुआ कि जो ओलंपिक गेम्स हुए उसमें इनको होप थी कि इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 57 जो थे वहाँ पे खिलाड़ियों की इतनी लंबी लिस्ट थी तो उसमें इनका नाम नहीं था। और 1979 में उन्हें आल्विन एशिया कप के लिए चुन लिया गया। बेटा यहाँ पे एशिया की स्पेलिंग में ना ये टाइपिंग की मिस्टेक हो रखी है, तो इस शलगम वाला आएगा एशिया में, ठीक है ना। इसी तरह आशा में भी ये शलगम वाला शाह आएगा। तो वहाँ पे आल्विन एशिया कप के लिए इनको चुन लिया गया, ठीक है। और तब से लगातार प्रगति पथ पर ये आगे बढ़ते रहे, यानी उसके बाद ये फिर अपनी खेल की परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होती गई और उसके बाद ये इनको सक्सेस मिलती गई। विनीता पांडे जो थी, जो इनका इंटरव्यू ले रही थी और जो पाठ की लेखिका भी हैं, विनीता पांडे ने जब उनसे तुनक मिजाज होने का कारण पूछा, यानी कि उनके चिड़चिड़ेपन का कारण पूछा, तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा बताया। वे स्वयं को बहुत ही असुरक्षित अनुभव करते थे। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो उनका तुनक मिजाज है ये उनके बचपन में आई, उनकी जीवन में आई हुई कठिनाइयों के कारण ऐसा हो गया है, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित मतलब इनसिक्योर फील करते थे वो अपने आप को। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। वह स्वयं को बहुत स्पष्टवादी मानते थे, यानी कि बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे, या कुछ भी मतलब गुस्सा आने पर वो कुछ भी बोल देते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए वे चिड़चिड़े हो गए थे। और उन्होंने अपना ये रीज़न बताया कि वो तुनक मिजाज क्यों हो गए थे, चिड़चिड़े क्यों हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी थी और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वो चिड़चिड़े हो गए थे। धनराज जो थे वो पढ़ाई में तो बिल्कुल एकदम फिसड्डी थे, यानी कि वो बिल्कुल ही एकदम फिसड्डी मतलब बिल्कुल कम मतलब नालायक थे। वे 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी न होते तो शायद उन्हें चपरासी, यहाँ पे बेटा चपरासी की स्पेलिंग गलत है, इसमें रा आएगा ड़ा की जगह, चपरासी की नौकरी भी ना मिल पाती। यानी वो खुद बताते हैं कि अगर वो हॉकी के खिलाड़ी ना होते ना तो उनको शायद ये चपरासी की नौकरी भी कोई ना देता। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही नहीं हैं, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी ज़रूर हैं। मतलब अब उन्हें इस चीज़ का बहुत अपने ऊपर प्राउड था कि वो बैचलर ऑफ आर्ट्स तो चाहे नहीं है, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन तो नहीं किया, लेकिन वो बैचलर ऑफ हॉकी तो अवश्य हैं। अपनी शादी के लिए सैम को मास्टर ऑफ हॉकी कहते हैं। वे भावुक भी बहुत हैं, यानी कि इमोशनल भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने से भी नहीं संकोच करते। धनराज अपने मित्रों व परिवार की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। वे अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उनकी माता से उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त हुई। चाहे भारत में या विदेश में भी शलगम वाला शाह आएगा, श की स्पेलिंग गलत है यहाँ। तो चाहे भारत में या विदेश में रहे, रात में सोने से पहले अपनी माता से वो जरूर बात करते थे। अपनी बड़ी भाभी कविता को भी वे अपने माँ के समान ही मानते थे और अपनी प्रेरणा स्रोत कहते थे। प्रेरणा स्रोत मतलब उनको मतलब कि उनसे उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। धनराज कृत्रिम घास क्या होती है बेटा? आर्टिफिशियल जो बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं ना, तो वहाँ पे जो गेम्स होती हैं वो वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास होती है, तो उसी को बोलते हैं कृत्रिम घास। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। कृत्रिम घास पर पहली बार जब उन्होंने खेला तो राष्ट्रीय खेलों में 1988 में जब नई दिल्ली आने पर वे खेले, वे बार बार मैदान को छू कर देख रहे थे कि जैसे कृत्रिम घास उगाई है। उनके पास पहली बार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी। सेकेंड हैंड अरमाडा मतलब ये उनके पास सबसे पहली बार उन्होंने जो कार खरीदी वो कौन सी थी? सेकेंड हैंड अरमाडा, जो कि उनको पहले एम्प्लॉयर ने दी थी, जो कि उनको जहाँ पे वो पहले काम करते थे ना, तो उनके एम्प्लॉयर ने दी थी जो जहाँ पे वो काम करते थे। वे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनकी फ़ोटो भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर खींचकर अखबार में छाप दी। मतलब कि इतना बड़े सुप्रसिद्ध खिलाड़ी होने के बावजूद भी वो क्या करते थे? लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे वो।
और एक बार पत्रकार जो था, कोई एक रिपोर्टर था जिसने उनकी वहाँ पे भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर फ़ोटो खींच ली और उसको अखबार में छाप दिया कि हॉकी के प्लेयर पिल्ले अभी भी लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। क्या छापा उसने अपने अखबार में कि हॉकी के इतने प्रसिद्ध प्लेयर जो हैं वो अभी भी लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। वे अपनी कमाई को व्यर्थ में नहीं गंवाते थे। वो मतलब यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की थी। उनकी जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी, तो इसलिए वो पैसे की बहुत ज़्यादा कद्र करते थे और उसको बिल्कुल भी बेफालतू में खर्चा नहीं करते थे। उन्होंने पैसा जमा कर अपनी बहन की शादी की। माँ को हर महीने पैसे भी भेजते थे। आज उनके पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है। आप उनके पास कौन सी गाड़ी है? फोर्ड आइकॉन, जो उन्होंने 2002 में खरीदी। पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने में लगे रहे। पहले जो उन्होंने कमाई करी ना, तो स्टार्टिंग में तो अपने परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको सुधारने में ही लगे रहे और उसके बाद फिर उन्होंने अपने लिए कौन सी गाड़ी खरीदी? फोर्ड आइकॉन। उसके बाद विदेश जाकर खेलने से जो उन्हें राशि में श है, शलगम वाला श, षटकोण वाला लिखा तो श है, ये शलगम वाला यहाँ पे। विदेश पर जाकर खेलने से जो उन्हें राशि मिली उससे पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर उन्होंने बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा और उन्हें हॉकी ने हर स्थान पर प्रतिष्ठा दिलाई। और बेटा ये था ये आपका पाठ। ये आपका इसको आप आराम से पूरे अपने चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और अब मैं आपको इसके जो शब्द अर्थ हैं बेटा वो मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगी, ठीक है। अब हम इसके ये कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स में आपका जो पहला क्वेश्चन आपका है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है। यानी कि उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ, विनीता पांडे ने जो उनको इंटरव्यू लिया, तो उससे आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी कैसी इमेज आपके सामने आती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो आपने इनका जो इंटरव्यू पढ़ा आपने विनीता पांडे द्वारा लिया गया जो, तो हम लिखेंगे इसके उत्तर में साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की यह छवि उभरती है कि ये जो थे ये पतले दुबले से दिखने वाले भारत के साधारण मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे आम युवक जैसे ही थे, ठीक है ना। ये भारत का जो मध्य वर्गीय परिवार मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो थी इनकी, तो ये दुबले पतले से दिखने वाले थे और भारत के एक साधारण से मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे किसी एक आम युवक के समान ही थे ये भी। उन्होंने जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का सफ़र तय किया। यानी कि बिल्कुल ज़मीन से उठकर मतलब बिल्कुल जीरो से उन्होंने उठकर और ऊपर आसमान तक पहुंचने का उन्होंने सफ़र तय किया अपनी लाइफ में। एक अभावग्रस्त बचपन जीने वाले धनराज पिल्ले, अभावग्रस्त मतलब होता है कि मतलब उनके लाइफ में हर चीज़ की कमी थी, हर चीज़ उनको बहुत स्ट्रगल से मिली थी। तो एक अभावग्रस्त बचपन जीने के कारण धनराज जो थे बाद में एक हॉकी के नामी खिलाड़ी बन गए। फिर भी वह अपनी जड़ों को नहीं भूले थे बिल्कुल भी। आम इंसान की तरह साधारण जीवन जीने में उन्हें कोई भी संकोच नहीं होता। यानी इतने बड़े खिलाड़ी होने के बाद भी क्या करते थे, लोकल ट्रेनों में सफ़र करते थे वो, ठीक है। और कोई भी अगर ज़रूरतमंद था तो उनकी सहायता वो करते थे। वे मेहनती थे और जुझारू थे। जुझारू का मतलब कि बहुत ही कर्मशील थे। परिवार और दोस्तों का उनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थान था, बहुत महत्व था। हॉकी से उन्हें गहरा लगाव है। वे जानते हैं कि हॉकी से ही उन्हें यह सम्मान और प्यार मिला है। वे बिल्कुल सरल हृदय वाले थे और भावुक व्यक्ति हैं, ठीक है ना। सरल हृदय वाले और भावुक व्यक्ति हैं। तो ये था बेटा उनके जीवन के बारे में, उनकी जो छवि उभरती है, ये सब आपने इनको पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, धनराज पिल्ले ने जमीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान तक का सितारा बनने तक की यात्रा तय की, ठीक है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन करना है। तो इसमें आप बेटा सारा बताओगे कि उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करी, कैसे बिताई, उनका बचपन कैसा था, उसके बाद वो इतने बड़े खिलाड़ी कैसे बने, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, धनराज पिल्ले का बचपन जो था वो मुश्किलों से भरा हुआ था। उन्होंने अभाव और गरीबी को करीब से देखा था। हर चीज़ की कमी को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, गरीबी को, और महसूस किया था।
उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, यानी कि वो इतने गरीब थे कि वो अपने लिए हॉकी स्टिक खरीदने का भी उनके पास कोई पैसा नहीं था। शुरू में तो वो दोस्तों से उधार ले लेकर ही अपना शौक़ पूरा करते थे, और बाद में फिर उन्होंने उनके बड़े भाई का जब सिलेक्शन जो हो गया भारतीय कैंप में हो गया, तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने भाई की जो पुरानी स्टिक जो थी उससे काम चलाया, और आखिरकार उनकी मेहनत जो थी रंग लेकर आ गई। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1986 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला, और उसके बाद 1986 में उन्हें सीनियर टीम में स्थान मिल गया। उस वर्ष अपने बड़े भाई रमेश के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से लोगों को खूब खुश कर दिया और धूम मचा दी। अंततः 1979 में उन्हें आल्विन एशिया कप कैंप के लिए भी चुन लिया गया। उसके बाद शुरू हुई उनकी सफलता की कहानी, और उन्हें फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो इसका बेटा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि उनकी जो माँ जो थी वो उनको अपनी माँ से उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली थी लाइफ में, और वो माँ से बहुत प्यार भी करते थे। तो वो कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की, मतलब उनकी माँ ने उनको क्या सीख दी थी कि चाहे तुम जितनी मर्जी हाइट्स पे पहुंच जाओ, मतलब सक्सेस की जितनी मर्जी हाइट्स पे पहुंच जाओ, लेकिन उसको तुमने बहुत विनम्रता, बहुत पोलाइटली उन सब चीज़ों को संभाल के रखना है, उस चीज़ का घमंड नहीं करना है। तो ये पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो इसमें हम लिखेंगे, धनराज पिल्ले कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी थी। इसका यह अर्थ है कि प्रसिद्धि पाकर स्वयं को इतना बड़ा नहीं समझ लेना चाहिए कि हम दूसरों का आदर और सम्मान ही करना भूल जाएं। सफलता की सीढ़ियां चढ़कर बीते दिन भुला नहीं देने चाहिए हमें अपने, और भुला देना जरा भी समझदारी की बात नहीं है, यानी बीते दिन जो है वह हमें भुलाने नहीं चाहिए। धनराज की माँ ने उन्हें यही सिखाने की कोशिश की होगी कि सफलता पाकर घमंड नहीं करना चाहिए, अपितु और अधिक नम्र हो जाना चाहिए, तभी प्रसिद्धि और मान सम्मान सदा हमारे साथ बने रहते हैं। तो उसके बाद अगला जो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3-4 क्वेश्चन जो है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। धनराज को हॉकी का जादूगर कहा गया जाता है, क्यों? ठीक है, धनराज को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और वो किस लिए कहा जाता है? तो इसमें आप लिखोगे, इसमें हम लिखेंगे मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद थे ये हॉकी के, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। हॉकी की स्टिक, अब यहाँ पे ये कहा गया कि इनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा गया है, इसका रीज़न बताया गया इस आंसर में कि हॉकी की स्टिक हाथ में लेकर वे किसी जादूगर की भांति विपक्षी मतलब अपने उनके जो अगेंस्ट खेल रही थी टीम के सदस्यों के बीच से गेंद निकाल कर वो ले जाते थे। वे हॉकी खेलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। उनके दाव पेच समझ पाना बहुत ही कठिन था। उन्हें हराना तो दूर की बात थी, लोग उन्हें हॉकी खेलता देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। यही कारण था कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बेटा। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में कि किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। ये बेटा यहाँ पे ये पिक्चर में क्लिक नहीं हुआ है, ये आपकी बुक में है, आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण हॉकी जो है वो उसको नेशनल गेम बोला गया है। ठीक है, तो हॉकी जो है वो एक बहुत ही प्राचीन खेल है। यह पुराने समय से भारत में खेला जाता रहा है और इसके प्रति लोगों का आकर्षण और रुचि कभी भी कम नहीं हुई। हॉकी खेलने के लिए बहुत अधिक साधन और धन जुटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीमित संसाधन मतलब यानी कि इसके लिए बहुत लिमिटेड चीज़ों की आवश्यकता होती है। सीमित संसाधन में खेला जाने वाला यह खेल निरंतर विकसित और प्रचलित होता रहा है, मतलब हमेशा आगे आगे इसको प्रसिद्धि मिलती गई और ये प्रोग्रेस करता गया ये गेम, इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। तो बेटा ये थे आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप मैं क्वेश्चन आंसर्स को क्लिक करके भी भेज दूंगी
और आप शब्दार्थ भी भेज दूँगी और आप उनको नोटबुक में अपनी कर लीजिएगा और पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।